पढ़ेंगे बच्चों हम सेकेंड चैप्टर आपकी बुक का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड, और पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों एक जैसे हैं, बस छोटा सा डिफरेंस है। तो हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो ये बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू ले लिया आपने, और इसका इफेक्ट यहां तक है। इसके बाद की सारी जगह को आप इंफिनिटी बोलोगे, सारी जगह इंफिनिटी है, और आप पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो देखो, एक चार्ज ये रहा, इसका नाम है टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप जानते ही हो। तो ये रहा टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज बच्चों यहां से चला, तो कहां से चला ये? इंफिनिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की जगह को इंफिनिटी कहते थे। और चलता 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 ये यहां पहुंचा, और यहां से जब वो यहां चला तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लो। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है। ये दोनों फोर्स इधर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ध्यान दें, फोर्स तो लग रही है इधर, ये लो, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो थीटा हो गया 180 डिग्री। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो सुनो बच्चों डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a test charge from infinity to a point, यहां तक ले आए आप, from infinity to a point in the electric field of charge but against the electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और आप चार्ज को ऐसे लेके आ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो dW स्मॉल वर्क डन, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है, dx, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट dx, डॉट हटा दो, डॉट हटा दोगे तो cos थीटा लगा दोगे, तो F dx cos थीटा, और थीटा कितना है 180 डिग्री। तो dW F dx cos 180 मतलब नेगेटिव F dx, नेगेटिव F dx हो गया। अब इसकी लिमिट क्या, कहां से कहां तक है? इंफिनिटी से यहां तक पहुंचा है ये। और बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस को r ले लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को r ले लो, तो तुम कहोगे फिर ये x क्या है? अब F में फॉर्मूला लगा दो, कूलॉम्स लॉ, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x ले लिया आपने, दिस वन डिस्टेंस जहां तक इसका फील्ड है। तो dW इज इक्वल्स टू F की जगह K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये तो रहा F, और साथ में ये रहा dx माइनस के साथ।
तो dw माइनस के, एक तो हो गया बच्चों q, दूसरा हो गया q नॉट एक्स स्क्वायर dx। अब फॉर टोटल वर्क, टोटल वर्क डन के लिए बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे। जब टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए dw इंटीग्रेशन 0 से w, यहां पे नेगेटिव k q नॉट बाहर dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से r तक। इन्फिनिटी से चल रहा है, फील्ड के बाहर से चल रहा है और r तक पहुंच रहा है, ये r डिस्टेंस है। सो dw का इंटीग्रेशन w हो गया लिमिट 0 से w बच्चों, नेगेटिव k q नॉट बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हो गया नेगेटिव 1 अपॉन x। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेके r तक। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है जरा वो सुन लें इसका इंटीग्रेशन। लो यहां बता देता हूं, ये रफ वर्क है बच्चों। dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये ऊपर पहुंच गया x की पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों x की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, सो -1/x, और देख लो वही लिखा है -1/x। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो w -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेगेटिव k q नॉट, लो बच्चों अपर लिमिट, माइनस से माइनस प्लस कर दो, या ये लो प्लस कर दिया, तो अपर लिमिट 1/r -1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया बच्चों सीधो। सो w k q नॉट बाई r, इस q नॉट को इसके नीचे ले आओ, सो w बाई q नॉट बच्चों ये बन गया पोटेंशियल, बिकॉज यू नो द डेफिनेशन। Potential is what? Work done in bringing a test charge from infinity to a point. So work done per unit test charge, that is potential, and that is equals to k q upon r। तो बच्चों ये तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये रहा जी एक्सप्रेशन। अब बच्चों इसी डेरिवेशन का फायदा उठा के हम एक दूसरा टॉपिक यहीं की यहीं पढ़ देंगे। दूसरा टॉपिक तो ये क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये रहा अकेला पॉइंट, और दूसरा डेरिवेशन पढ़ देंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लो बच्चों टॉपिक बदल गया, डेरिवेशन नहीं बदलेगा, बहुत मामूली सा बदलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a test charge from one point to another point in the electric field but against the electric field। तो बच्चों ये जो चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है, अब ये इंफिनिटी से नहीं आएगा। लो अब ये चार्ज यहीं पे है इसके अंदर, और ये पोजीशन ले लो B। तो अब देखो B से लेके चले A तक लेके चले, तो जब B से A पे चार्ज आएगा तो दोनों पॉइंट्स आपको पता है, और जब आपको पता है दोनों, डिफरेंस तो जब ही करोगे ना, डिफरेंस तो जब ही करोगे, तो यहां आपको दोनों पॉइंट्स पता हैं। तो देखिए अब डेरिवेशन,
पहला स्टेप यही हो गया, dw f डॉट dx f ds cos थीटा। दूसरा स्टेप भी यही, सेम स्टेप। तीसरा स्टेप भी यही, चौथे स्टेप भी यही, सेम। अब यहां से लेके यहां तक तो सेम है बच्चों। फिर ये लिखेंगे फॉर टोटल वर्क डन। अगले स्टेप में चेंज आएगा बच्चों, अगले स्टेप में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि जब वर्क डन होगा तो यहां तो 0 से w हो सकता है, ये तो सही है, लेकिन यहां तो लिमिट बदल गई ना। इन्फिनिटी की जगह क्या लिखोगे आप? x, यानी कि b से a तक। तो b इक्वल टू क्या है? x, और a इक्वल टू क्या है? r। तो यहां तक तो स्टेप्स रहे सेम, लेकिन इसके बाद स्टेप्स बदल जाएंगे, इसके बाद बदल जाएंगे स्टेप्स। तो लिमिट क्या बन गई? x से लेके r तक। तो डिफरेंस तो बनेगा ही ना, दोनों पॉइंट्स अब हमें पता है। तो dw का इंटीग्रेशन w 0 से w नेगेटिव k q नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो गया नेगेटिव 1/x। देखो ये दिखाया हुआ है हमने। तो लिमिट हो गई x से लेके r तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो w माइनस 0, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल बच्चों, तो k q नॉट 1/r माइनस 1/x। तो बच्चों q नॉट को नीचे ले आओ, w बाई q नॉट इज इक्वल्स टू k q अपॉन r माइनस k q अपॉन x। तो बच्चों w बाई q नॉट इक्वल टू, ये क्या बन गया? ये बन गया पोटेंशियल एट a माइनस पोटेंशियल एट b, एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या डेफिनेशन बनी? एक बार फिर से सुन लो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज in bringing a test charge from point 1 to point other in the electric field of this charge but against the electric field। तो ये था बच्चों आपका ये टॉपिक। अब पढ़ेंगे बच्चों हम derive the relation between electric field एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dv बाई dx पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या होता है बच्चों ग्रेडियंट? जरा समझें। ग्रेडियंट होता है किसी भी चीज का डिक्रीज होना लेंथ के, डिस्टेंस के साथ साथ। किसी भी चीज का डिक्रीज होना डिस्टेंस के साथ साथ ग्रेडियंट होता है। जैसे तुमने एक बॉल ली और ऐसे करके फेंक दी, अब वो बॉल जितनी दूर जाएगी उसकी वेलोसिटी उतनी डिक्रीज होती चली जाएगी, तो उसको कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे ही जब पोटेंशियल, जब वोल्टेज लेंथ के साथ डिक्रीज होती चली जाए तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जरा समझना पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन। ये एक चार्ज पॉजिटिव Q और ये दूसरा चार्ज Q नॉट, ये इधर आ रहा है बच्चों, इधर आ रहा है, तो वर्क डन हो रहा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐसे है। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, आप इधर लेके आ रहे हो, तो dx डिस्प्लेसमेंट ले लो ऐसे। तो स्मॉल वर्क डन
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी कि F dx cos थीटा। तो dw F dx cos 180 डिग्री। तो dw इक्वल टू नेगेटिव F dx। अब बच्चों क्योंकि आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, थोड़ा तो सोचेंगे हम। इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर लो। जब फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करोगे आप, तो देखना, लो मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो लो dw इक्वल टू फोर्स की जगह Q नॉट इंटू E, तो नेगेटिव Q नॉट इंटू E, F की जगह dx तो है। तो बच्चों दिस dw डिवाइडेड बाई Q नॉट नेगेटिव E इंटू dx। अब जैसा कि आप जानते हो कि W अपॉन Q नॉट पोटेंशियल होता है, तो dw डिवाइडेड बाई Q नॉट dv हो जाएगा। तो ये बन गया यहां से dv इज इक्वल्स टू नेगेटिव E इंटू dx। So dv divided by dx is equals to negative E। ये आता है एक्सप्रेशन प्रूफ करने को। लेकिन बच्चों ये ना नाम से नहीं आता, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बोर्ड में, क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है। क्वेश्चन शो दैट E is equals to negative dv by dx, ऐसे 2 नंबर पे लिख देते हैं। तो ये खत्म हुआ आपका ये टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। अब पढ़ेंगे बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज और उनको ड्रॉ करना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि इसका नाम है, तो वो सरफेस जिस पे सब जगह पोटेंशियल सेम रहती है, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये चार्ज ले लो। तो एक पोजीशन ये ले लो A और दूसरी पोजीशन ये ले लो। तो ये जो सरफेस है पूरा, इस पूरे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। रीजन, यहां की डिस्टेंस ये और यहां की डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है। स्फीयर है ये। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो देखना बच्चों, K तो आपको पता ही है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9। अब K तो फिक्स है, चार्ज भी फिक्स है और रेडियस दोनों सेम है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसपे पोटेंशियल सेम रहती है एवरीवेयर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां। एक क्वेश्चन कहता है कि शो दैट वर्क डन इक्वल टू 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन इज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखते हैं कैसे करेंगे, यहीं से हो जाएगा। ये रही पोजीशन A और ये रही पोजीशन B, और एक चार्ज यहां से यहां चला गया और आपको प्रूफ करना है कि कोई वर्क नहीं हुआ। तो देखते हैं जी। एज वी नो VA या VB माइनस VA W by Q नॉट, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। इसको VA माइनस VB लिख दो या VB माइनस VA लिख दो, एक ही बात है। तो VB माइनस VA इक्वल टू W by Q नॉट। VB क्या है बच्चों? KQ
बाई आर बी माइनस के क्यू बाई आर ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। बट एक स्फीयर के अंदर आर ए इक्वल टू आर बी है, जब दोनों इक्वल हैं तो यहां प्लेस करेंगे के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो क्या बच गया बच्चों, ये डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो वर्क डन आपके सामने 0 है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये चार्ज इस पे जितना भी घूमता रहे वर्क डन 0 रहेगा। एक तरीके से और बना सकते हैं आप कि देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया और ये इसके अंदर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी बना लें। अगर चार्ज इस पे मूव करता है ऐसे 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 तो वर्क डन 0 होता है। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नेट वर्क डन 0 होता है। एक और सुन लो कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के बाद एंगल बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चों ये रहा चार्ज, ये बना दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और बना दो, ये भी बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बना दो, ये भी बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये आप लेते हैं इतना छोटा सा पार्ट तो ये 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री होता है बच्चों। ये आपसे पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में पूछ लेंगे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया जी आपका। अब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं। तीन इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करने हैं। देखिए जी कैसे ड्रॉ करोगे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला बच्चों, पहला तो ड्रॉ EPS इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नंबर 1 है बाई पॉइंट चार्ज, वो तो यही हो गया। एक चार्ज लोगे और एक चार्ज के अराउंड आप जितने भी स्फीयर्स बनाओगे वो सब के सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। तो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये बन गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट है और दूसरा समझ में आ गया तो थर्ड अपने आप हो जाएगा। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है बच्चों, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है डाइपोल का, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो EPS बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव इधर लिखें पॉजिटिव इधर लिखें। लो हम चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव इधर कर दिया नेगेटिव इधर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाई डाइपोल भी आपको बनाना है और बाई 2 पॉजिटिव चार्ज से भी बनाना है, पॉजिटिव चार्ज से भी बनाना है। तो आप पहले बाई पॉजिटिव चार्ज ही सुन लो, ये लो दोनों चार्ज पॉजिटिव है, इससे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा आपको।
फिर मैं डाइपोल से करा दूंगा, डाइपोल वाला यहां बना दूंगा। तो जरा दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझना। बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ई नेट। रीजन, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइड इस तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज से लेफ्ट साइड नेगेटिव है, तो बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। अब जैसा कि तुम जानते हो कि E इज इक्वल्स टू dV बाई dx, तो E इंटू dx इज इक्वल्स टू dV, माइनस नहीं लिया हमने। अब बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट है, जब ये चीज कांस्टेंट है और ये दोनों ड्रॉ करने हैं, तो देखिए अगर E डिक्रीज करेगा तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है बच्चों, तो ये कांस्टेंट है, तो E अगर डिक्रीज करेगा तो dx इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं इसका EPS, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का। देखिए जी, ये देखिए E बीच में डिक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लाइक दिस। पहला ऐसे, इसमें भी ऐसे। अब ये तो पास पास ही बनाने हैं, और इधर से दूर कर दो बच्चों, देखो गैप आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है बीच में, इसलिए डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। देखो बच्चों डिस्टेंस इंक्रीज कर गई, गैप बढ़ गया। फिर देखो यहां से तो पास पास और यहां दूर हो गया बच्चों, यहां से तो पास और यहां दूर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से ये जो बना इसको कहा जाता है दोनों पॉजिटिव चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों डाइपोल में जैसा आप जानते हो कि एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 हुआ, इसमें बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो इससे अपोजिट फैक्टर है ये, यहां दोनों पॉजिटिव है, यहां एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें E नेट बीच में 2E हो गया, बढ़ गया, डबल हो गया। अगर दोनों चार्ज इक्वल हैं तो EPS कैसे बनेगा इसका, लो नेगेटिव Q पॉजिटिव Q। लो बच्चों पहला तो सेम यही, इधर से पहला यही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में बढ़ रहा है तो डिस्टेंस घटेगी। तो देखिए ये तो ऐसे, यहां दूर, ये तो ऐसे ही, यहां दूर, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इस तरीके से बच्चों ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है डाइपोल से। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज से ये बना और एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज से ये बना। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बाय डाइपोल और बाय पॉजिटिव चार्ज। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, आपने ये सुना। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन 0 होता है, आपने ये सुना। और इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बनाना सीख गए। यही था टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस यूजिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल।
तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस डाइपोल से, तो ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा पॉइंट एक्सिस का। यहां पे आपको निकालनी है पोटेंशियल। तो देखिए ये रहा डाइपोल का सेंटर, डिस्टेंस कितनी है इसकी 2a। अब यहां से यहां की डिस्टेंस r मान लो, तो ये डिस्टेंस हो गई r। तो इस 2a को ब्रेक कर दो, a ये हो गई और a ये हो गई। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई r प्लस a। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, सेट ले लो। और यहां से लेके यहां की डिस्टेंस हो गई r माइनस a। तो ये तो डिस्टेंसेस हो गई इसकी। पोजीशंस ले लो, इसको ले लो पॉइंट को x और इस वाले पॉइंट को ले लो y। तो देखते हैं जरा पोटेंशियल एट x, इस पॉइंट पे पोटेंशियल। अब बच्चों पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं कर सकते तो देखिए क्या होगा, इसकी वजह से नेगेटिव के क्यू डिवाइडेड बाई आर या के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो क्या लिखोगे, नेगेटिव के क्यू, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव है, ये चार्ज की वजह से नेगेटिव है, डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक r प्लस है, लेट इट बी 1। और पोटेंशियल ड्यू टू y, पोटेंशियल ड्यू टू y बनेगा, आप देख लो यहां से यहां का, तो पॉजिटिव के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो के क्यू और डिस्टेंस हो गई r माइनस a, लेट इट बी 2। तो बच्चों नेट पोटेंशियल निकालने के लिए देखिए v नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, तो vy प्लस vx, प्लस कर रहे हैं हम सिंपली, माइनस तो अपने आप आ जाएगा। तो देखिए v नेट इज इक्वल्स टू, लो साहब, एक तो बन गया के क्यू r माइनस ए, और फिर ये तो माइनस है, तो माइनस के क्यू r प्लस ए। तो v नेट इज इक्वल्स टू, के क्यू को निकाल दिया बाहर कॉमन, तो 1 अपॉन में r माइनस ए माइनस r प्लस ए, एलसीएम कर दो जी। तो v नेट इज इक्वल्स टू के क्यू, यहां से ये r प्लस ए माइनस r माइनस ए डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो v नेट इज इक्वल्स टू के क्यू, यहां से क्या बन गया बच्चों, ये देख लो माइनस r और प्लस है, तो माइनस r से प्लस r कट जाएगा, 2a बचेगा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और जैसा कि तुम जानते हो q इंटू 2a, ये क्या बन गया, p डाइपोल मोमेंट। तो बन गया v नेट इज इक्वल्स टू के p डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बच्चों ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पे ये आ गया। कुछ भी नहीं है, एक्स एक्सिस से लिया, एक्स पॉइंट पे लिया, नेगेटिव लगा दिया, वाई पॉइंट पे लिया, पॉजिटिव लगा दिया, और बाद में दोनों को ऐड कर दिया, बाकी तो मैथमेटिकल है। तो ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस।
यूजिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटर। तो देखते हैं जी इक्वेटर। तो इक्वेटर पे कैसे करेंगे आप? इक्वेटर पे आप कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। तो इक्वेटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटर बाय डाइपोल, लो सा नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। डिस्टेंस है 2a और ये रहा जी इक्वेटर पे Q नॉट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये Z मान लो, इसको इससे यहां मिला दो, कैपिटल R ले लो, इसको यहां मिला दो, कैपिटल R ले लो, ये तो दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब ये A हो गई, ये A हो गई, तो ये पोजीशन ले लो x और ये पोजीशन ले लो y। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V x की वजह से, x की वजह से क्या बन गया K Q, लेकिन किसका Q? नेगेटिव का। Q नेगेटिव का लेना है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो क्या बन गया नेगेटिव KQ बाई R। R डिस्टेंस है और पोटेंशियल Y देख लो जी पॉजिटिव चार्ज है, तो KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो पॉजिटिव KQ बाई R। तो नेट क्या बन गया जी, एंड डालिए इसका, क्या बन गया Vx प्लस Vy। तो कुल मिला के V नेट इज इक्वल्स टू नेगेटिव KQ बाई R पॉजिटिव KQ बाई R, ये कट गए साहब, तो V नेट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटर पे 0 होती है साहब, ठीक है जी। एक बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे 0 नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटर पे 0 है, ये ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 होती है? किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट यूजिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट डाइपोल से, तो देखो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट Z। अब ये पॉइंट ना तो एक्सिस पे है ना इक्वेटर पे है, इसको कहते हैं एट एनी पॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये रहा सेंटर, टोटल डिस्टेंस 2a है ही, ये हो गया a, ये हो गया a। अब इसको इससे मिला दो जी, तो ये तो डिस्टेंस ले लो r, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो ये R1 ले लो, ये R2 ले लो। अब आपको दिख ही रहा है बेशक डाइपोल बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी ये डिस्टेंस इससे कुछ बड़ी लग रही है ना, तो यहां पे R2 ग्रेटर देन R और ग्रेटर देन R बने, लेकिन नियरली इक्वल है, ऐसा है नियरली इक्वल। तो हम ये ले लेंगे R2 नियरली इक्वल टू R, नियरली इक्वल टू R1। लेकिन फिर भी ये जितनी बड़ी है उतनी कट कर दो, उतना कट कर दो,
और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ये लो जी 90 डिग्री, ये रहा थीटा। अब जब ये डिस्टेंस r1 है तो ये भी क्या बन गई अब r1, तो ये बची हुई क्या रह गई, ये बची हुई डिस्टेंस रह गई यहां से लेके यहां तक वाली, भाई r2 पूरी थी, r2 में से r1 निकाल दो तो ये बच गई r2 माइनस r1। तो ये तो इसका फिगर बना जी। आपको यहां पे पोटेंशियल निकालनी है। अब दोनों पोजीशंस ले लो, माना इसको x ले लो, इसको y ले लो। अब पोटेंशियल ड्यू टू x इससे, तो k q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो k q डिवाइडेड बाय r1। पोटेंशियल ड्यू टू y k नेगेटिव q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो नेगेटिव k q बाय r2। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए नेगेटिव आपको यूज करना पड़ा बच्चों। वेक्टर के केस में नेगेटिव यूज हो जाता है डायरेक्शन में, लेकिन स्केलर के केस में, स्केलर क्वांटिटी के केस में आपको नेगेटिव लिखना ही पड़ता है चार्ज के साथ, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो V नेट इज इक्वल्स टू Vx प्लस Vy, दोनों का सम कर दो, तो V नेट इज इक्वल्स टू, लो जी Vx k q बाई r1 नेगेटिव k q बाई r2, तो V नेट k q बाहर निकाल दो, तो k q बाहर निकाल दिया, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, तो V नेट k q ये बन गया बच्चों r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई r1 r2। अब जैसा कि तुम्हें पता है r1 r2 तो सब इक्वल है, लेकिन नियरली इक्वल है। इक्वल और नियरली इक्वल में देखो फर्क तो होता ही है। तो V नेट इज इक्वल्स टू k q, इसको लिख लो बच्चों r2 माइनस r1, ये रहा जी। रफ वर्क में लिख दो या फेयर में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, हम तो रफ में ही लिख रहे हैं। ये लो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई 2a, तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई 2a, ये हो गया बच्चों cos थीटा। इसका मतलब r2 माइनस r1 इक्वल टू 2a cos थीटा। तो यहां पे r2 माइनस r1 की जगह 2a cos थीटा, और नीचे क्या बन गया, जस्ट लाइक r स्क्वायर, या r1 r2 लिख दो। अब जरा देखना, V नेट इज इक्वल्स टू बच्चों k q इंटू 2a, p बन गया डाइपोल मोमेंट। भाई q इंटू 2a, दिस बिकम्स डाइपोल मोमेंट। तो kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, बिकॉज r1 r2 और r सब नियरली इक्वल है। तो V नेट तुम्हारा आंसर ये आ गया, ये आ गया। अब इससे स्पेशल केस निकाल देंगे हम, स्पेशल केस निकाल देंगे। जरा देखना, एट एक्सिस, एक्सिस पे थीटा इक्वल टू क्या होता है 0 डिग्री, तो cos 0 पुट कर दो, तो V एक्सिस देखना बच्चों kp डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और V इक्वेटर देखना, V इक्वेटर या एट इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो V इक्वेटर क्या हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो V इक्वेटर पे 0 हो गया। तो दैट्स द आंसर, यानी कि एक्सिस पे kp बाई r स्क्वायर और इक्वेटर पे 0, ये हो गया जी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों कि आपको प्रूफ करना है
कि किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है। तो देखो, हॉलो कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट, हॉलो कंडक्टर, तो ये एक स्फीयर ले लो। अब स्फीयर के अंदर जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो देखना कि एज वी नो E इज इक्वल्स टू dV by dx, नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहे क्योंकि न्यूमेरिकली कर रहे हैं, बट E इक्वल टू जीरो इन हॉलो कंडक्टर, तो dV by dx इज इक्वल्स टू जीरो। तो बच्चों डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बच्चों किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। हॉलो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये रहा हॉलो कंडक्टर, तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे माना सरफेस पे V 5 वोल्ट है, सरफेस पे V 5 वोल्ट है। तो बच्चों यहां 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 सब जगह पोटेंशियल 5 वोल्ट ही होगी, सब जगह पोटेंशियल इक्वल होगी। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी की। एक ट्रायंगल का केस है और एक रेक्टेंगल का केस है आपके सिलेबस में। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, एक केस है ट्रायंगल का, ये लो जी, और दूसरा केस है रेक्टेंगल का। तो बच्चों ट्रायंगल में Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। ट्रायंगल के बीच की जो साइड्स हैं उनकी डिस्टेंसेस सेम भी हो सकती हैं, वो क्या कहते हैं उसे इक्विलेटरल, और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो डिस्टेंस यहां R12, R23, R31। तो देखना U टोटल, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इक्वल टू U12 इन दोनों के बीच की एनर्जी प्लस U23 इन दोनों के बीच की एनर्जी प्लस U31 इन दोनों के बीच की एनर्जी। देखना इन दोनों में एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी। तो बच्चों U टोटल इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 R12 प्लस K Q1 Q2 R23 प्लस K Q3 Q1 R31। तो यहां से अगर ये R सारी सेम है तब तो सेम कॉमन करके निकाल देंगे, बाकी फॉर्मूला ये बन गया। अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल की। तो चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4, माना बीच की डिस्टेंस अलग अलग होगी। रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी हो सकता है तो R R, रेक्टेंगल ले लो स्क्वायर ले लो, कॉन्सेप्ट तो सबके लिए वैलिड है। तो जरा देखना क्या बनेगी। पहले इन दोनों के बीच की एनर्जी, फिर 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 ये डायगोनली एनर्जी और फिर ये डायगोनली एनर्जी। तो ये सारे के सारे केस ऐड होंगे। आप जानते हो कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो लो देखिए जी, U टोटल इज इक्वल्स टू U12 U23
U34 U41 प्लस U13 और लास्ट U24। और अब बच्चों इनके फॉर्मूले लिख देते हैं। तो U टोटल इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 R12 जो भी डिस्टेंस हो बीच में, प्लस U K Q2 Q3 R23 K Q3 Q4 R34 K Q4 Q1 R41 K Q1 Q3 R13 और K Q2 Q4 R24। और बच्चों सिंपल सा है, जो भी डिस्टेंस दे रखी हो और जो भी चार्ज दे रखे हो उनको ऐड कर दो और इस तरीके से आपका U टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा जी। तो ये खत्म होता है आपका एनर्जी ट्राइंगल का और एनर्जी रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई भी ले लीजिए, इसमें से एनर्जी टॉपिक आपका खत्म। अब डिस्कस करेंगे हम कैपेसिटर। तो कैपेसिटर टॉपिक में बच्चों क्या होती है कैपेसिटर चीज? बच्चों कैपेसिटर होती है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ये अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है और एनर्जी भी स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कैपेसिटर का ये सिंबल है। अब कैपेसिटर में बच्चों Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब तुम जितना मर्जी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q इज इक्वल्स टू CV वेयर C इज कांस्टेंट और इस C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। C कांस्टेंट है तुम्हारा और इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो बच्चों C इज इक्वल्स टू Q बाई V, ये एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। तो कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस को कैपेसिटी भी कह सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई कैपेसिटेंस की? द कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज inside the capacitor is called capacitance. तो capacity or ability to store the charge is called capacitance. अब बच्चों जो यूनिट है कैपेसिटेंस की वो है फैराड। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होती है फैराड, ऐसा यूनिट। ये तो ऐसा यूनिट है, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूनिट है, जो प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चों प्रैक्टिकल, वो है नैनो फैराड 10 की पावर -9 फैराड। पीको फैराड 10 की पावर -12 फैराड या फिर माइक्रो फैराड 10 की पावर -6 फैराड। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिकल यूनिट है और ऐसा यूनिट है फैराड। बच्चों इस दुनिया में कभी भी एक फैराड का कैपेसिटर बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक कूलोम्ब का चार्ज कभी एक साथ हो ही नहीं सकता। एक कूलोम्ब का चार्ज एक जगह नहीं हो सकता। एक कूलोम्ब बहुत 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 ज्यादा बड़ा चार्ज होता है। इसलिए कैपेसिटेंस की प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रो, नैनो या पीको में है।
और अब पढ़ेंगे हम कैपेसिटर का पहला टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे अब हम। तो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, ये कनेक्ट कर दी पोटेंशियल डिफरेंस से, और अब आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। आप कहोगे आप अभी तो कैपेसिटेंस निकाली थी, C इक्वल्स टू Q बाई V। वो तो जनरल फॉर्मूला है बच्चों, जनरल। एक्चुअल में कैपेसिटर होते हैं बहुत सारे टाइप के। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसमें दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। तो हर टाइप के कैपेसिटर की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटेंस है। तो हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक पॉजिटिव होती है तो दूसरी नेगेटिव होती है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी आप निकालना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है कि C इज इक्वल्स टू Q बाई V, लेट इट बी 1, या जनरल फॉर्मूला इसको मान लो। तो अगर मैं Q और V दोनों कैलकुलेट कर दूं और इसमें पुट कर दूं तो कैपेसिटेंस निकल आएगी। तो 1 नहीं मान लो, इसे X मान लो, तो लेट इट बी X। अब एज वी नो फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की जगह लिख लो बच्चों Q अपॉन एरिया, एप्सिलॉन नॉट, Q चार्ज है, एरिया है। अब देखना जरा, तो Q क्या निकल गया बच्चों? Q निकल गया A एप्सिलॉन नॉट इनटू E, लेट इट बी 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, पहली इक्वेशन बन गई है। अब जैसा कि आप जानते हो भाई, एज वी नो, अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले फॉर्मूला कि V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बच्चों इसके प्लेट की बीच की डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है। तो V इक्वल टू ED। अब तुम कहोगे ये फॉर्मूला कहां से आया? ये आया बच्चों बिकॉज E इज इक्वल्स टू dV बाई dx से। E इज इक्वल्स टू dV बाई dx प्रूफ कराया था, नेगेटिव साइन के साथ था। तो dV को V लिख लो, dx को x लिख लो, और x लिख दो या d लिख दो, एक ही बात है। तो V इक्वल टू ED, लेट इट बी 2, पुट 1 and 2 in x। तो पुट 1 and 2 in x, तो क्या बन जाएगा? V इज इक्वल्स टू, या C इज इक्वल्स टू, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो बच्चों C की जगह, V की जगह A एप्सिलॉन नॉट E, और बच्चों V की जगह ED, E से E कट गया, तो कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो बच्चों ये होता है फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यही सिलेबस में है आपके। और इसमें देखो जरा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो बच्चों कैपेसिटेंस जो है एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड है। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं एक बार बता देता हूं। अगर कोई कैपेसिटर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला बन जाएगा कैपेसिटेंस का C स्फेरिकल का
4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस, ये आपके सिलेबस में नहीं बच्चों। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला है। तो बच्चों ये जो रेडियस है, अगर ये तुम अर्थ की रेडियस पुट कर दो तो कैपेसिटेंस निकल आएगा अर्थ का 711 माइक्रोफैराड। अब देखना बच्चों, जब पूरी अर्थ की कैपेसिटेंस माइक्रो में है तो 1 फैराड का कैपेसिटर कहां से लाओगे? ये तो पूरी अर्थ की ही कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है, 711 माइक्रोफैराड। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने अभी पढ़ा, स्फेरिकल मैंने वैसे ही बता दिया फॉर नॉलेज। अब पढ़ेंगे बच्चों कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन। बच्चों कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल आएगा और बिल्कुल पक्का न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल तो आपको क्लास में कराएंगे। तो कैपेसिटेंस की 3 कॉम्बिनेशन है। पहली सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरी पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरी मिक्स्ड। तो मिक्स्ड वाले पे न्यूमेरिकल आएगा बिल्कुल पक्का। आप सीरीज और पैरेलल यहां सीख लो। तो देखना जरा कॉम्बिनेशन, सबसे पहले सीरीज। तो देखना बच्चों किसको कहेंगे सीरीज। ये एक कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और अब देखिए जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरीके से बहुत सारे कैपेसिटर आप जोड़ सकते हो। और ये जोड़ दिया आपने पोटेंशियल डिफरेंस से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती चली गई। ये कैपेसिटेंस 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं ये, लेकिन चार्ज रहता है सेम, चार्ज रहता है सेम। तो जो डिवाइड हुआ उसे डिवाइड कर दो। तो V net इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। अब एज वी नो, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू CV। तो V इक्वल टू क्या बन गया, Q डिवाइडेड बाई C। तो पुट कर दो V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C नेट। यहां पे Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3 डॉट 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 सो ऑन। लेकिन चार्ज तो सेम है बच्चों, चार्ज तो सेम है सीरीज में। तो Q से Q कॉमन लेके काट दो, तो 1 बाई C नेट, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 by C3 and so on. So this is the final formula for series combination. और बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। एक और बात बता दूं कि जो इनमें से सबसे छोटा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होगा, अगर तुम सीरीज में जोड़ोगे तो उससे भी कम आंसर आएगा, इतनी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। तो ये थी सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस की। जरा डिफरेंस चेक करना बच्चों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस चेक करना। बच्चों पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, एक कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव, तो बच्चों पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट जोड़ रहे हो आप,
पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट जोड़ रहे हो, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ रहे हो। तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ते हैं तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों C1, C2, C3 ये तुम्हारे कैपेसिटर्स हो गए, इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग हो गई, लेकिन क्योंकि वोल्टेज सेम है सब पे एक ही वोल्टेज जाएगी। रिमेंबर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहती है क्योंकि सबके सब एक ही बैटरी से तो कनेक्ट है। तो V V V पोटेंशियल हो गई सेम। अब देखना पोटेंशियल सेम है लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो चार्ज भी तो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां Q1, Q2, Q3 चार्ज अलग अलग हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बच्चों जो डिवाइड हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसे लिख दो। तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn। तो Q नेट आ गई, Q नेट इक्वल टू, तो Q इज इक्वल्स टू CV है बच्चों, तो यहां लिख दो C नेट इनटू V। अरे V तो सेम है, कॉमन है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो C1 V1, C2 V2, C3 V3 एंड सो ऑन। बच्चों V तो सब में सेम है, V तो सब में सेम है, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V है, V तो सेम है। तो C नेट इक्वल टू C नेट V, C1 V, C2 V, C3 V एंड सो ऑन। V से V काट दो कॉमन लेके, तो C नेट बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 सो ऑन। तो देखो बच्चों ये जो भी है Cn, तो C नेट ऐड हो रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। और जैसा मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो लेस देन होगी लीस्ट के, सबसे छोटे से भी कम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट से भी ज्यादा होगी। तो बच्चों ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकल आएगा मिक्स ग्रुपिंग पे, वो आपको कराए जाएंगे क्लास के अंदर। अब पढ़ेंगे हम एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी बच्चों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रहती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहां कि वेयर डज द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर रिजाइड। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर रिजाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जी, एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये रहा जी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो कि W डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। तो इन दोनों को स्मॉल फॉर्म में ले लो, तो dW डिवाइडेड बाई dQ इक्वल टू पोटेंशियल, देन dW इक्वल टू V इंटू dQ। अब आप जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू CV, बिकॉज में डाल दें तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई C। तो यहां यूज करेंगे कि dW इज इक्वल्स टू V की जगह Q अपॉन C इंटू dQ। अब फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन करेंगे, आप कहोगे
कि एनर्जी निकाल रहे थे, वर्क क्यों करने लगे? भाई वर्क ही तो एनर्जी होता है, आप वर्क करो एनर्जी अपने आप आएगी। तो देखिए फॉर टोटल वर्क dw का इंटीग्रेशन 0 से w इज इक्वल्स टू 1 बाई सी बाहर इंटीग्रेशन q dq 0 से लेके q तक। अब क्या करेंगे हम? dw का इंटीग्रेशन w 0 से w 1 बाई सी q dq, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। भाई q की पावर 1 है ना, तो q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया 0 से लेके q तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो w माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 बाहर निकाल दो 2c q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। So this work done becomes U. U is the symbol of potential energy. तो बच्चों यहां से बन गया Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जब एक फॉर्मूला ये बन गया तो जैसा कि आप जानते हैं कि as Q is equals to CV, भाई Q is equals to CV होता है, यहां पुट कर दो। So U is equals to Q की जगह CV लिखो, तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, तो C से C कट गया, so एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया। अब आप ये भी तो जानते हो कि बिकॉज C इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई V। एक बार C में पुट करो, सो U इज इक्वल्स टू हाफ C की जगह Q बाई V इंटू V स्क्वायर, V से V कट गया, सो एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ QV। तो ये आ गए बच्चों तीन फॉर्मूले एनर्जी के। एनर्जी का एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। तो ये था एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि रिजाइड करती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहीं से एक टॉपिक बन जाता है एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? आप यहां तक आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग से लेके यहां तक आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इसके आगे कंटिन्यू करनी है एनर्जी डेंसिटी। तो फॉर एनर्जी डेंसिटी देखिए बच्चों, U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। अब आप एनर्जी डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पढ़ रहे हैं, वही आपके सिलेबस में भी है। तो Q का फॉर्मूला डाल दो और C का फॉर्मूला डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर X ले लो। तो एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये फॉर्मूला होता है, गॉस थ्योरम से आता है। सिग्मा की जगह लिख दो Q बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से Q निकाल दो, तो Q इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट इनटू E, लेट इट बी 1। तो ये तो बच्चों निकल गया Q, यहां प्लेस करेंगे। और C क्या होता है? अब एज C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो बच्चों ये इतना प्रूफ करना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते इसे। तो देखते हैं जी, पुट इक्वेशन 1 and 2 इन X।
तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन x। देखो u इज इक्वल्स टू q की जगह a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, 2c की जगह a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो देखिए u इज इक्वल्स टू ये वाला d ऊपर, तो a ने a स्क्वायर काट दिया, खाली a बचा। एप्सिलॉन नॉट ने स्क्वायर काट दिया, तो एप्सिलॉन नॉट बचा, e स्क्वायर बचा, d ऊपर चला गया, तो नीचे तो 2 है। अब एरिया इंटू डिस्टेंस क्या बच गया? वॉल्यूम। सो u इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को नीचे ले आओ, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी। और क्या बच गया बच्चों? हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। खत्म होता है जी। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन प्लेसिंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ये डेरिवेशन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मार्क्स का आ सकता है। तो कैपेसिटेंस बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब बच्चों कोई लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक। तो कैपेसिटेंस बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखो बच्चों, ये एक कैपेसिटर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में डिस्टेंस d है। आप जानते हो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और फिलहाल इसके अंदर क्योंकि एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं तो वैक्यूम है। तो कैपेसिटेंस ओरिजिनल, C के नीचे जो O है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। और इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हो इसे। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल ऐसे करके जा रहा है। तो बच्चों इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V ओरिजिनल, तो V इक्वल टू E ओरिजिनल, V इक्वल टू ED, लेट इट बी 2। तो O मतलब यहां ओरिजिनल है, जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कुछ नहीं है। तो क्या करा आपने? आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लो जी ये रहा कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये रख दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक लकड़ी का टुकड़ा। इसकी थिकनेस T है। तो बच्चों ड्यू टू पोलराइजेशन इसके चार्ज ब्रेक हो जाएंगे और पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब इसकी थिकनेस T है और टोटल कितनी थी D, तो बच कितनी गई यहां से? D माइनस T बच गई। और बच्चों इसमें अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, E मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम का बन गया इसमें। और डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल या वैक्यूम में कैसे था? ऐसे, और मीडियम में ऐसे बन गया। तो आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बच्चों इसकी जो पोटेंशियल है V फाइनल, वो दो हिस्सों में बट गई।
किस किस में? V जो ओरिजिनल वाली थी, यानी कि खाली वाली, तो V ओरिजिनल वाली, या V लिख सकते हो वैक्यूम प्लस V मीडियम, ऐसे करके लिख सकते हो। वैक्यूम मतलब ये वाला खाली वाला, तो अभी भी तो ये जगह खाली है, तो ये वैक्यूम ही मानी जाएगी बच्चों। तो V फाइनल इक्वल टू V वैक्यूम बन गया E वैक्यूम, और वैक्यूम को बच्चों ओरिजिनल भी लिख सकते हो आप। तो E वैक्यूम, तो वैक्यूम की डिस्टेंस क्या है यहां की? D माइनस टी, तो ये तो बन गया D माइनस टी, और ये बन गया बच्चों V ED मीडियम का, तो E इंटू टी, क्योंकि मीडियम की जो थिकनेस है वो T है, देख लो T। अब एज वी नो कि E मीडियम डिवाइडेड बाई E वैक्यूम इज इक्वल्स टू, इसको बच्चों F से ले आओ। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे, देखो अगर ये आपको फॉर्मूला याद ना रहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो फोर्स से, जो हमने आपको डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था, आपको इसको चेंज करना है, आपको इसको चेंज करना है। तो क्या फॉर्मूला था कूलॉम्स लॉ में? कूलॉम्स लॉ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू व्हाट? रेशियो ऑफ फोर्स वैक्यूम टू द फोर्स मीडियम। तो क्योंकि फोर्स वैक्यूम फोर्स मीडियम इक्वल टू के होता है, तो इसी को कन्वर्ट कर लो बच्चों और लिख के, तो E वैक्यूम और E मीडियम इक्वल टू के बन गया। तो यहां से E मीडियम निकाल लो, यहां से E मीडियम निकाल लो, तो E मीडियम इक्वल टू क्या बन गया? लो यहां लिख देता हूं, E मीडियम इज इक्वल्स टू E वैक्यूम बाई के हो गया। और बच्चों E वैक्यूम को E नॉट भी लिखते आ रहे हो आप, E वैक्यूम को E नॉट भी लिख रहे हो आप, जैसे मर्जी लिखो, डेरिवेशन आपके नोट्स में हो ही रहा है, आपको तो सिर्फ समझना है ढंग से। तो E मीडियम E वैक्यूम बाई के बन गया, तो यहां पे रिप्लेस कर देंगे इसे, इसको इक्वेशन नंबर x ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन x, देखो बच्चों V फाइनल इज इक्वल्स टू E वैक्यूम, वैक्यूम को खाली V लिख रहा हूं मैं इस टाइम, E वैक्यूम D माइनस टी प्लस में E मीडियम की जगह क्या लिख दूं मैं? E वैक्यूम बाई के इंटू टी। और अब बच्चों E वैक्यूम बाहर निकाल दो, तो V फाइनल इक्वल टू E वैक्यूम, आप E नॉट भी लिख सकते हो, E वैक्यूम की जगह E नॉट, E ओ ओरिजिनल, तो क्या रह गया? D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसे, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब एज वी नो कि C फाइनल इक्वल टू बच्चों Q डिवाइडेड बाई V फाइनल। Q सेम रहेगा, Q में कोई चेंज नहीं आएगा, और Q में आपको कई बार समझा चुका। तो C फाइनल इक्वल टू बच्चों Q की जगह A एप्सिलॉन नॉट E नॉट लिखो या E वैक्यूम लिखो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई V फाइनल। तो V फाइनल क्या है? ये रहा E नॉट, देखो E V लिखो या E नॉट लिखो, एक ही बात है। मैं आपको कई बार कह चुका कि E वैक्यूम या E ओरिजिनल, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। तो E नॉट D माइनस टी
प्लस टी बाई के, तो बच्चों ई नॉट से ई नॉट कट गया, और यहां पे सी फाइनल ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी डिवाइडेड बाई टी बाई के। तो बच्चों ये आया इसका एक्सप्रेशन कि सी फाइनल ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल। ये प्लास्टिक भी हो सकती है, वुड भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और इससे हमें पता लगा कि अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तुम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हो तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर बच्चों तुमने ऐसा किया, अगर तुमने ऐसा किया कि ये जो D और T हैं ये इक्वल कर दिए, मतलब पूरी तरह भर दिया कैपेसिटर की प्लेट को, आंसर तो यही है बच्चों फाइनल। ये एक स्पेशल केस ले लो, स्पेशल केस कि इफ D इक्वल टू T, अगर D इक्वल टू T हो जाए तो जरा देखना C फाइनल क्या रह गया, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस में D बाई के, तो बच्चों ये तो कट गया, तो C फाइनल हो गई A एप्सिलॉन नॉट D बाई के, यानी कि K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो बच्चों ये तो ओरिजिनल थी, ये तो कैपेसिटेंस ओरिजिनल थी। इसका मतलब C फाइनल इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D टाइम्स K, मतलब K टाइम्स C ओरिजिनल, और ओरिजिनल वैक्यूम में थी। तो और करके लिख सकते हो कि C फाइनल इक्वल टू K V वैक्यूम, V फॉर वैक्यूम। तो बच्चों C फाइनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक और स्पेशल केस सुनो बच्चों, एक और स्पेशल केस सुनो कि अगर तुमने इस मटेरियल को कंडक्टिंग ले लिया, अगर तुम कंडक्टिंग ले लेते हो ये स्लैब, तो कैपेसिटेंस इंफिनिटी हो जाएगी। क्यों? देखिए जी, देखिए फॉर कंडक्टर स्पेशल केस, सेकंड ले लो, ये स्पेशल केस बने, ये 2 ले लो। फॉर कंडक्टिंग स्लैब बच्चों K होता है इंफिनिटी। कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तो क्या बन गया C फाइनल इंफिनिटी इंटू C ओरिजिनल, यानी कि इंफिनिटी बन गया। तो अगर तुम कंडक्टिंग स्लैब रखोगे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। और कैपेसिटेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या है बच्चों? कैपेसिटेंस इनफाइनाइट का मतलब है कि चार्ज उसमें से बाहर लीक करता रहेगा, जितना तुम चार्ज भेजोगे वो बाहर जाता रहेगा, और बाहर जाता रहेगा तो कैपेसिटर में कभी चार्ज भर ही नहीं पाएगा, तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो मैं आपको बात बता दूं, कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को, कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखो या कंडक्टिंग स्लैब रखो, दोनों केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था जी आपका डेरिवेशन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डिस्कस करते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर का पार्ट। बच्चों देखो, न्यूक्लियाई चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रेडियो एक्टिविटी है। बाकी तो ऑलमोस्ट डेफिनेशन ही बताते हैं अभी आपको। तो रेडियो एक्टिविटी, अब रेडियो एक्टिविटी का डेरिवेशन लेकिन रेडियो एक्टिविटी
डिके लॉ क्या कहता है, रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ कहता है कि जो डिसइंटीग्रेशन है पार्टिकल का, डिसइंटीग्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह गए, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह गए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो डेफिनेशन है आपको जो यहां से लर्न करनी है। पहली है रेडियो एक्टिविटी की, तो क्या कहती है रेडियो एक्टिविटी, द फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। अगर आपने स्पॉन्टेनियस वर्ड नहीं लगाया तो डेफिनेशन काट दी जाएगी। द फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेशन देखिए नोट्स में। फिर रेडियोएक्टिविटी डिके लॉ, तो डिके लॉ कहता है कि जो पार्टिकल्स डिके हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट। बच्चों जो बचे हैं पार्टिकल्स उन पे डिपेंड करता है। भाई मान लो कि इनिशियली पार्टिकल n नॉट थे, इनिशियल, तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, तो इनिशियल पार्टिकल जो थे, इनिशियल पार्टिकल वो n नॉट थे, इनिशियल पार्टिकल n नॉट, बट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t पार्टिकल बच गए n, पार्टिकल बच गए n आफ्टर टाइम t। तो dn बाई dt डिके, dn बाई dt जो डिके हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। देख लो बच्चों n नॉट से कोई मतलब नहीं है इसका, n नॉट से कोई मतलब नहीं, तो dn बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। तो dn बाई dt इज इक्वल्स टू लैम्डा n, तो लैम्डा हो गया डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आपके नोट्स में लिखा है। नेगेटिव और लगा दिया, क्यों लगा दिया नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिके हो रहा है, घट रहा है। तो dn by dt is equals to negative lambda n. Now dn divided by n, negative lambda into dt, integration both sides using limits। तो अब करेंगे हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिमिट का ध्यान रखना है बच्चों। तो dn by n इंटीग्रेशन, नेगेटिव लैम्डा बाहर, dt इंटीग्रेशन। तो यहां टाइम जीरो, तो जब टाइम जीरो था शुरुआत में तो पार्टिकल कितने थे, n इक्वल टू कितने थे, n नॉट, देख लो ना इनिशियली तो n नॉट थे। तो जब टाइम t जीरो है तो पार्टिकल n इक्वल टू n नॉट है, और जब टाइम t इक्वल टू t ले लोगे, एनी टाइम, कोई भी टाइम है ये, अरे 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल कुछ भी, जब टाइम t है तो पार्टिकल बच गए n। शुरुआत में पार्टिकल n नॉट, बाद में n बच गए, इंटीग्रेशन कर दो तो dn by n ये बच गया बच्चों ln, नेचुरल लॉग ln n, कहां से कहां तक, n नॉट से n तक, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से लेके t तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln n माइनस ln n नॉट नेगेटिव लैम्डा t माइनस 0, तो ln n डिवाइडेड बाई n नॉट। बच्चों मैथ्स का फॉर्मूला है log m माइनस log n, log m डिवाइडेड बाई n। तो ln नेचुरल लॉग है ये, n बाई n नॉट नेगेटिव लैम्डा t, तो n बाई n नॉट, इस ln को इधर पहुंचा दो बच्चों, एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाएगा जिसको आप एंटीलॉग भी कहते हैं। तो ये बन गया e की पावर नेगेटिव लैम्डा t। सो फाइनली
n इक्वल टू n नॉट e की पावर नेगेटिव लैम्डा t। तो बच्चों ये रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स n आफ्टर टाइम t। तो इतने पार्टिकल्स बचे t टाइम के बाद। t टाइम कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। इसके निकालने के बाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट एनी टाइम निकालने के बाद हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। क्या होता है बच्चों हाफ लाइफ? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल के आधे रह जाते हैं। तो हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल के आधे रह जाते हैं। तो देखिए कैसे निकालोगे हाफ लाइफ। तो डेफिनेशन कहती है द टाइम ड्यूरिंग विच द पार्टिकल्स रिमेन हाफ ऑफ द ओरिजिनल इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो देखना हाफ लाइफ बच्चों एट t इक्वल टू कैपिटल T, t/2 मत लिखना बच्चों। एट t इक्वल टू t, t इज हाफ लाइफ, t इज द सिंबल ऑफ हाफ लाइफ। n इक्वल टू क्या रह गया n नॉट बाई 2 और t यहां पे है हाफ लाइफ। अब ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये इस फॉर्मूले को यूज कर लो। इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t था ना, तो पुट कर लो n की जगह n नॉट बाई 2। यहां पे n नॉट है ही, e की पावर नेगेटिव लैम्डा और स्मॉल t की जगह कैपिटल T, हाफ लाइफ। तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, e को वापस ले आओ, यहां log बन गया। तो ln 1/2 नेगेटिव लैम्डा t, यहां पे लिख दो बच्चों ln 1 माइनस ln 2 नेगेटिव लैम्डा t। ln 1 होता है 0, तो नेगेटिव ln 2 नेगेटिव लैम्डा t। बच्चों इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो, लॉग में। तो लॉग में कन्वर्ट करोगे आप तो नेगेटिव से तो नेगेटिव कट गया, 2.303 log 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा t। log 2 की वैल्यू पुट कर दो, द फाइनल आंसर ऑफ द हाफ लाइफ t इज इक्वल्स टू 0.693 divided by lambda. This is half life of radioactivity, यानी कि वो टाइम जिसमें पार्टिकल अपने ओरिजिनल के आधे रह गए। डिटेल आपके नोट्स में है ही। अब बच्चों अगर हाफ लाइफ बार बार हाफ लाइफ आती है और वो तुमसे कहता है कि 20 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद, 5000 साल बाद पार्टिकल इतने रह गए, पार्टिकल इतने रह गए, तो तुमसे कहता है कि उसकी हाफ लाइफ निकालो, या तुम्हें हाफ लाइफ गिवन हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके। और वो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर बार बार हाफ लाइफ आ रही है तो n बाई n नॉट, हाफ लाइफ तो खत्म हो गई है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, n बाई n नॉट हाफ की पावर t बाई t। तो बच्चों ये तो t है एनी टाइम और ये है हाफ लाइफ। इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में कराया जाएगा। तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, रेडियो एक्टिविटी। दोनों डेफिनेशन आपने नोट से पढ़ने हैं, डेरिवेशन ये रहा। अब पढ़ेंगे बच्चों बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ। बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है बोर्ड में, कंफर्म। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ब्रेकअप कराने के काम आती है न्यूक्लियस को,
और उसके बाद उन्हें इतना सेपरेट करो कि वो वापस एक दूसरे के पास नहीं आए। एक्यूरेट डेफिनेशन आपके नोट्स में है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ग्राफ आपको पेपर में ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है, ये कंफर्म आएगा पेपर में। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ ये रहा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये रहा मास नंबर के बीच में बच्चों ग्राफ। ये ग्राफ एज इट इज बनाना है, आपके नोट्स में है, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर इसको एनसीईआरटी से ही देखना है, क्या है ये ग्राफ? हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 3। बच्चों इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, इसलिए ये आपस में ही ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसीलिए लिखते हैं यहां न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल पार्टिकल की बहुत कम होती है, इसलिए उनमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बच्चों ये देखिए, ये जो हायर पीक्स पे हैं, ये जो हायर पीक्स पे हैं एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं? हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर पे ध्यान दें, मास नंबर पे। तो ये वाले जो अपर पीक पे हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है इनके नेबर से। आपको ये लाइन लिखनी है कि अपर पीक पे जो एलिमेंट्स हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है और ये किसी से रिएक्ट भी नहीं करते। तीसरा पॉइंट, जो लोअर पीक पे है, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 18, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है इनके नेबर्स के कंपैरिजन में। एक पॉइंट ये लिखना है, ये ग्राफ बना के, ये ग्राफ बहुत सुंदर ढंग से बना के आना है पेपर में। उसके बाद देखिए बाइंडिंग एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, बस ये लाइन लिख देनी है कि इससे सल्फर आयरन से यूरेनियम तक बाइंडिंग एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, बस एक लाइन लिखनी है। और लास्ट में यूरेनियम, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इसके बाद डिक्रीज है जी, डिक्रीज करती है और कम हो जाती है। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है लास्ट में कि यहां न्यूक्लियर फिशन हो जाता है, ये वाले पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, छोटे में, जैसे यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ और उसकी 5 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन लिख देना बच्चों, ये तो जरूर आएगा, पक्का आएगा। मैं 5 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन क्या है मैं आपको फिर बता दूं। बहुत छोटे पार्टिकल न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, जुड़ जाते हैं आपस में। टॉप मोस्ट अपर पीक पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है, ये रिएक्ट नहीं करते। लोअर पीक पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन पार्टिकल्स की इनके नेबर से बहुत कम है। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करती है और उसके बाद यूरेनियम में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर कम हो जाती है और इनमें फिशन होता है, मतलब ये टूट जाता है, फिशन बेरियम और क्रिप्टन में। तो ये था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसका ग्राफ। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम एल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। देखिए एल्फा, बीटा एंड गामा डिके। अब बच्चों देखो इनकी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है डायरेक्ट नोट से, डायरेक्ट आपके पास नोट्स में लिखी हुई है, 5 प्रॉपर्टीज याद कर लेना। डिके मैं आपको समझा देता हूं और इस पे न्यूमेरिकल आएगा। सुनिए जी, एल्फा क्या होता है? एल्फा होता है 2 4, चार्ज 2, मास 4, हीलियम एटम होता है, दिस इज इक्वल्स टू हीलियम 2 4। बीटा होता है बच्चों -1 0, -1 0,
इलेक्ट्रॉन की तरह। तो ये बीटा नेगेटिव होता है, ये -1 0 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये तो बीटा नेगेटिव वाला है, बीटा पॉजिटिव भी होता है, +1 0, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। बीटा पॉजिटिव बने हैं, ये इक्वल टू है +1 0। और गामा होता है बच्चों 0 0, ना कोई चार्ज है इस पे, ना कोई मास है। इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, वही क्वेश्चन आता है। अब क्या है जी, ये भाई मान लो कि कोई एलिमेंट है x, 80 160 ले लिया, ये बच्चों वैसे ही एग्जांपल के फॉर्म में है। अल्फा डिके हुआ तो क्या बचा, मान लो x1 बचा, तो यहां से 2 माइनस कर दो 78, यहां से 4 माइनस कर दो 156, अल्फा डिके पता लग गया। अब मान लो इसी में बीटा नेगेटिव वाला हो गया, बीटा नेगेटिव डिके, तो क्या बच जाएगा x2, यहां पे -1 हुआ है ना बच्चों, एक फालतू हो जाएगा, 79 हो गया, एक इंक्रीज कर गया। रीजन -1 है बीटा, देख लो ना, -1 0 है बीटा नेगेटिव वाला, और 156। मान लो बच्चों बीटा पॉजिटिव वाला हुआ है, बीटा पॉजिटिव, एक निकाल दो, एक डिक्रीज कर दो, तो लो जी x3 बच गया, तो एक माइनस हो गया 78 156। और फाइनली बच्चों अगर गामा डिके हुआ है तो नो चेंज, गामा डिके में नो चेंज, और क्या बच गया यहां पे x4 78 156, तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये अल्फा बीटा गामा डिके मैंने आपको समझाया, इसकी प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज याद करनी है, नोट्स में है आपके। एक और चीज याद कर लेना बच्चे, एक और चीज याद कर लेना, देखो बच्चों ये सारी थ्योरी है, ये सब कुछ लर्न करना है, प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज याद करना, और अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज याद करना, ठीक है जी। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब डिस्कस करते हैं बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। तो फ्यूजन में क्या होता है बच्चों कि हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन 12 प्लस हाइड्रोजन 12 ये मिल गए और हीलियम 24 बना दिया, प्लस एनर्जी निकल गई। बच्चों सन में यही हो रहा होता है, और सन से जो आपको एनर्जी मिल रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही मिल रही होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने देखा कि दो छोटे पार्टिकल मिले और बड़ा पार्टिकल बन गया, ठीक है ना, डेफिनेशन आपके नोट्स में। अब आ जाइए न्यूक्लियर फिशन, ये बिल्कुल उससे उल्टा है न्यूक्लियर फ्यूजन से। फिशन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन में कि एक बड़ा पार्टिकल ले लो, ये लो जी यूरेनियम 92 235, ये स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट हो गया बेरियम में, क्रिप्टन में, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इससे, और साथ में एनर्जी निकल गई। तो ये होता है आपका न्यूक्लियर फिशन, मतलब एक बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक होना, न्यूक्लियर फिशन होता है। अब बच्चों ये जो न्यूक्लियर फिशन है ये एटम बॉम्ब में होता है। तो यहां से दो चीजें हैं, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो मैं आपको दोनों समझा रहा हूं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड तो एटम बम हो जाती है और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है रिएक्टर के अंदर। तो देखते हैं जरा चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन
तो पहले बच्चों जरा समझ लो, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और यहां आप समझ लो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये रिएक्टर में होती है और ये एटम बम बन जाता है। तो क्या है जरा समझना, ये रहा एक यूरेनियम, यहां से एक थर्मल न्यूट्रॉन आके टकराया, थर्मल न्यूट्रॉन 2200 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है इसकी, और ध्यान रखना ये स्लो होता है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट चलता है। तो थर्मल न्यूट्रॉन आके इससे टकराया तो 3 न्यूट्रॉन निकल गए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, वो बेरियम क्रिप्टन तो निकले ही, बेरियम क्रिप्टन तो निकलेंगे। लो बच्चों, ये आगे फिर 3 यूरेनियम रखे हैं, 3 यूरेनियम, यू यू यू। तो ये जो तीनों यूरेनियम है, इनसे 3 न्यूट्रॉन आके टकरा गए। अब फिर से बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन। तो लो जी, यहां से 3, यहां से 3, यहां से 3, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब ये कंट्रोल में नहीं है, इसी को तो एटम बम कहते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन 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 देखो, और ये यूरेनियम रखे हैं बच्चों, यूरेनियम। अब यहां से ऐसे करके ये चलते रहेंगे, जितने यूरेनियम आगे रखे रहेंगे सब के सब यूज होंगे और एटम बम बना देंगे। अब बात करते हैं कंट्रोल्ड की। कंट्रोल्ड में क्या है कि ये एक यूरेनियम थर्मल न्यूट्रॉन आके टकराया, बेरियम क्रिप्टन तो बने ही, बेरियम क्रिप्टन तो बने ही, 3 न्यूट्रॉन निकले, 2 रोक दिए, 2 रोक दिए, एब्जॉर्ब कर लिए बोरोन या कैडमियम की रॉड से, बोरोन या कैडमियम की रॉड से 2 न्यूट्रॉन रोक दिए, कैडमियम रॉड, सीडी रॉड लिख लो इसे, सीडी रॉड, एक यूरेनियम से जाके टकराया न्यूट्रॉन। जब एक यूरेनियम से जाके टकराया फिर 3 निकले। तो देखो बच्चों, ये 3 निकले, फिर ये 2 फिर रोक दिए, बोरोन या कैडमियम की रॉड से रोक दिए। अब एक बचा ना, फिर ये एक जाके टकराया फिर यूरेनियम से। तो ऐसे बच्चों ये कंट्रोल फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रही है, तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन गई, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इससे जो हमें एनर्जी मिली उस एनर्जी को यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में। तो बच्चों ये तो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड फॉर्म में, और ये होता है जी एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब क्योंकि ये और बढ़ता चला जाएगा आगे, और बढ़ता चला जाएगा जब तक सारा फ्यूल खत्म ना हो। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल कौन सा होता है? यूरेनियम। होता क्या है, वर्किंग क्या है उसकी? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट होता है जो उसको ठंडा रखता है, और ठंडा रखता है तो लिक्विड सोडियम है, और कैडमियम और बोरोन की रॉड क्या करती हैं? ये सब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जी। तो इस तरीके से आप कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन सीख गए।